सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर नवाबों के जो आपसी झगड़े चल रहे थे, अंग्रेजों ने यह नीति बनाई, यदि हमें भारत में लंबे समय तक अपने व्यापारिक हित को पूरा करना है तो पॉलिटिकल सपोर्ट को अपने हाथ में लेना आवश्यक है, पॉलिटिकल सपोर्ट को अपने कंट्रोल में लेना आवश्यक है। और यहाँ पर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, स्वीडिश सब इस बंगाल की आर्थिक समृद्धि में सारी व्यापारिक कंपनियों को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित करने का। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी पर से हटा दिया और गद्दी पर से हटाकर किसे शासक बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। बंगाल में एक जो उप दीवान पूछा जाता है किसको नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान ये बंगाल के उप दीवान नियुक्त किए गए। बिहार के उप दीवान कौन बने, तो कहना है कि राजा सिताब राय। कौन बना साथियों, तो राजा सिताब राय। राजा सिताब रॉय को क्या किया गया, तो बिहार का उप दीवान बनाया गया। और उड़ीसा का जो उप दीवान है ये राय दुर्लभ को दिया गया। समझौते में एक तरफ तो था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ कौन था, तो अवध का जो नवाब था शुजा उदौला, क्योंकि वो युद्ध में परास्त हुआ था, इसीलिए बार्गेनिंग का जो करने का पावर था वो किसके पास था, तो अंग्रेजों के पास था। तो इलाहाबाद का जो द्वितीय संधि हुआ ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उदौला के बीच हुआ। अब जरा आज हम लोग इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि का महत्व आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण है भारत में पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। तो इलाहाबाद की संधि को हम लोग समझें उससे पहले इलाहाबाद की संधि की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उस पृष्ठभूमि को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए साथियों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी, महारानी एलिजाबेथ, इनके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या किया, 15 वर्षों का चार्टर प्राप्त हुआ। क्या मिला साथियों, 15 वर्षों का चार्टर मिला। चार्टर कहने का मतलब क्या है, तो कहना है कि सर चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या मिला, अधिकार पत्र मिला। ये भारत के साथ किस चीज का व्यापार करते थे, तो नमक का व्यापार करते थे, सोरा का व्यापार करते थे, रेशम का व्यापार करते थे, नील का व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे, कपड़ों का व्यापार करते थे। और इन सब व्यापार के माध्यम से उसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का था भारत में लाभ कमाना। बात समझ में आ गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी और लाभ कमाने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने क्या थी, कि कोई भी व्यापार केवल व्यापारी की अपनी इच्छा से नहीं चलता है। व्यापार के लिए क्या होने चाहिए, तो कहना है कि सर सुरक्षित व्यापारिक केंद्र होने चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार का कोई लूटपाट ना हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत में सुरक्षित व्यापारिक केंद्र की आवश्यकता थी, बंदरगाह की आवश्यकता थी। इस बंदरगाह के साथ साथ गोदाम की आवश्यकता थी, कारखानों की आवश्यकता थी, है ना। और इन सब चीजों के अलावा जो लोकल राजनीतिक सत्ता थी उससे अनुमति मिलनी चाहिए, और लोकल सत्ता के द्वारा लोकल राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसके द्वारा इसको करों में छूट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए साथियों, करों में छूट मिलना चाहिए। आप सबको पता है कि जब भी कोई व्यापारिक कंपनी भारत में व्यापार करती थी तो वहां पर जो लोकल पॉलिटिकल सिस्टम था उसके द्वारा उससे चुंगी वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। बिना कर दिए कोई व्यापारी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। तो जब जाहिर सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यह चाहती थी जो कर है, जो टैक्स है, उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त हो। ज्यादा से ज्यादा छूट मिलेगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। इसीलिए कहने का मतलब सीधी सी बात है कि कंपनी भारत में चाहे कितनी भी बड़ी व्यापारी क्यों ना हो, जब तक भारत के शासक के द्वारा उसकी गतिविधियों को अनुमति और सुरक्षा नहीं मिलती है तब तक उसका व्यापार सुरक्षित नहीं हो सकता था। बात समझ में आ रहा है। तो सीधी सी मतलब टोटल कहानी का मतलब यही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, तो कहना है कि सर व्यापार करना और प्रॉफिट कमाना। क्या उद्देश्य था, प्रॉफिट कमाना यानी लाभ कमाना। और प्रॉफिट के लिए उसे क्या चाहिए, तो सिक्योर ट्रेड चाहिए।
सिक्योर ट्रेडिंग चाहिए, सिक्योर यानी सुरक्षित व्यापार चाहिए, किसी भी तरह का कोई व्यापार पर उसको दिक्कत ना हो। और ये सिक्योर ट्रेड के लिए उसे क्या चाहिए साथियों, तो कहना है कि सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम का उसे सपोर्ट चाहिए, जिससे कि वो क्या हो सके, अच्छे तरीके से अपने व्यापार को संचालित कर पाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, ये किसके पास था, नियंत्रण किसके पास था इस पॉलिटिकल सिस्टम का, तो कहना है कि सर ये नियंत्रण था नवाबों के पास। किसके पास था, नवाबों के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पॉलिटिकल कंट्रोल था नहीं, ये किसके पास था, ये पॉलिटिकल कंट्रोल जो था ये नवाबों के पास था। और नवाब की इच्छा के विपरीत जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती थी। यानी सीधी सी कहने का मतलब इतना सीधा है कि जो कंपनी थी ये धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां पर कि उसे पॉलिटिकल सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता थी। बिना पॉलिटिकल सिस्टम के सपोर्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक हितों को अच्छे तरीके से सुरक्षित नहीं कर सकती थी। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है, बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित हैं, उस व्यापारिक हितों की सुरक्षा कब हो सकती थी, तो उसके व्यापारिक हितों की सुरक्षा तभी हो सकती थी जब उसको राजनीतिक मामलों में क्या हो, हस्तक्षेप करने, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक नहीं राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इस पॉलिटिकल सिस्टम पर अपना कंट्रोल नहीं बनाएगी, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हित क्या होते रहेंगे, प्रभावित होते रहेंगे। इसी उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, तो भारत के आंतरिक मामलों में धीरे धीरे हस्तक्षेप करना शुरू करती है। लेकिन उसको समझने से पहले हमें एक चीज देखना होगा कि जो 18वीं सदी का ये दौर था, इस 18वीं सदी का दौर में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसको समझना आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके ऊपर एक नजर जरा डालते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हमको एकदम अच्छे तरीके से, क्रिस्टल तरीके से क्लियर हो सके। देखिए 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। साथियों आप सबको पता है कि 18वीं शताब्दी का जो दौर था, इस वक्त भारत पर मुगल सत्ता आरूढ़ थी, है ना, मुगल सत्ता क्या थी, आरूढ़ थी। और मुगल सत्ता आरूढ़ होने के कारण 1707 ईस्वी में आप सबको पता है कि मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य एक केंद्रीय साम्राज्य था, ठीक ना, जिसने पूरे देश पर, अधिकांश देश के हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखा था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, आप सबको पता है कि जो मुगलों की केंद्रीय शक्ति थी वो कमजोर पड़ने लगी। क्यों कमजोर पड़ने लगी, तो क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल में आपस में ही जो औरंगजेब के जो चारों बेटे थे, वो उसी में आपस में क्या होने लगा, तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। तो इसके कारण मुगल सत्ता जो थी, जो केंद्रीय सत्ता थी, वो कमजोर पड़ना शुरू हो गई। और जब कमजोर पड़ना शुरू हुई तो मुगल साम्राज्य के का जो केंद्रीय सत्ता था, इसका क्षरण क्या हो गया, तेज हो गया। केंद्रीय सत्ता का क्षरण तेज हो गया, केंद्रीय सत्ता का क्षरण होने लगा। और जब इसका क्षरण होने लगा तो आप सबको पता है कि क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। क्या हुआ साथियों, तो कहना है कि सर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। जाहिर सी बात है कि जब केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ेगी तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा। और जब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा तो आप सबको पता है कि इसी कड़ी में क्या होने लगा, तो अवध, बंगाल का उदय हुआ, अवध का उदय हुआ, हैदराबाद का उदय हुआ, मराठों का उदय हुआ, मैसूर का उदय हुआ, है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि क्या हुआ। तो 18वीं सदी में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, तो मुगल सत्ता सिंहासन पर आरूढ़ थी। पूरे देश में मुगल सत्ता क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है तो ये मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी, ये जो केंद्रीय शासन थी, ये कमजोर पड़ने लगी।
और केंद्रीय शक्तियों के कमजोर पड़ने के कारण क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बन गया। सादुल्ला खान के नेतृत्व में अवध स्वतंत्र हो गया। चिनकिरीच खान के नेतृत्व में हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर का उदय हुआ। और आप सबको पता है कि इसी काल में मराठों का भी क्या हुआ, उदय हुआ। तो ये सारी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, ये सारी क्षेत्रीय शक्तियां इसी मुगल सत्ता के टूटने के कारण अस्तित्व में आई। अब ये जो विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां थी, ये अपना अपना प्रभाव क्षेत्र क्या कर रही थी, तो अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव क्षेत्र ये बढ़ा रही थी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही थी, प्रभाव क्षेत्र ये विकसित कर रही थी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, इन अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां जो थी उनके साथ उसको संबंध बनाना पड़ता था। क्यों संबंध बनाना पड़ता था? ताकि उसका व्यापार अच्छे तरीके से चलता रहे, शासक जो है उसको टैक्स में ज्यादा से ज्यादा छूट दे। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्रीय शक्तियां थी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से ये आपस में संघर्ष भी करती थी, और कंपनी के सामने यही एक नए अवसर के रूप में दिखा कि अगर वह भारतीय शासकों के जो ये मौजूदा संघर्ष हैं, इस मौजूदा संघर्ष का उपयोग करें, अगर वह एक पक्ष का समर्थन करें और दूसरे पर दबाव बनाए, तो ऐसी स्थिति में उसका जो व्यापारिक हित है वो राजनीतिक शक्ति से सुरक्षित हो सकता है। बात सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर नवाबों के जो आपसी झगड़े चल रहे थे, अंग्रेजों ने यह नीति बनाई कि यदि हमें भारत में लंबे समय तक अपने व्यापारिक हित को पूरा करना है तो पॉलिटिकल सपोर्ट को अपने हाथ में लेना आवश्यक है, पॉलिटिकल सपोर्ट को अपने कंट्रोल में लेना आवश्यक है। और इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया कि ये जो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच जो आपसी संघर्ष चल रहे थे, उस आपसी संघर्ष में उसने भाग लेने का क्या किया, फैसला किया। और इस तमाम सिनेरियो में सबसे पहले उसने जो चुना, उसने किसको चुना, तो बंगाल को चुना। क्या चुना, किसको चुना साथियों, तो बंगाल को चुना। ध्यान दीजिएगा, बंगाल को इसने चुना। सवाल उठता है कि सर बंगाल को ही क्यों चुना? तो देखिए 18वीं शताब्दी का जो बंगाल था भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। भारत का बंगाल क्या था, सबसे धनी राज्य था, सबसे समृद्ध। बंगाल क्यों सबसे समृद्ध था भाई? तो बंगाल समृद्ध इसलिए था क्योंकि यहाँ कृषि उत्पादन बहुत मजबूत था। यहाँ पर कृषि उत्पादन क्या था साथियों, तो कहना है कि मजबूत था। कृषि उत्पादन बहुत ही मजबूत हुआ करता था। कृषि उत्पादन मजबूत होने के साथ साथ यहाँ पर क्या था, हस्तशिल्प उद्योग बहुत विकसित था। हस्तशिल्प उद्योग, याद रखिएगा, हस्तशिल्प उद्योग विकसित अवस्था में था, विकसित अवस्था में था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यानी कपड़ों का टेक्सटाइल उद्योग विकसित था। टेक्सटाइल उद्योग क्या था साथियों, विकसित था। और इसके साथ ही साथ यहाँ रेशम और सूती वस्त्रों का व्यापार बहुत ही व्यापक मात्रा में होता था। और इसके कारण बंगाल के जो निवासी थे बहुत ही सुखी थे, समृद्ध थे। यहाँ व्यापार भी चल रहा था अच्छी तरीके से, खेती भी अच्छे तरीके से हो रहा था, है ना। तो बंगाल में आप सबको पता है कि बंदरगाह भी थे, व्यापारिक नेटवर्क का अंतरराष्ट्रीय महत्व था सबका। यूरोपीय कंपनियां भी यहाँ अधिक सक्रिय थी। सब क्या चाहती थी, बंगाल के ऊपर हम अपना नियंत्रण स्थापित करें, बंगाल में हम अपना व्यापार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर पाए, लाभ कमा पाए। और यहाँ पर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, स्वीडिश सब इस बंगाल की आर्थिक समृद्धि ने सारी व्यापारिक कंपनियों को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। अब जरा सोचिए कि अगर आप एक मान लीजिए व्यापारिक कंपनी, तो आपके सामने भारत का एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है बंगाल, और इस क्षेत्र का जो नवाब है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों में बाधा डाल रही थी। तो आपका कदम क्या होगा, आप क्या कीजिएगा? ध्यान से समझिएगा कि ये जो बंगाल है, बंगाल के साथ व्यापार करना चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और आप सबको पता है कि जो बंगाल का नवाब है, वो बंगाल का नवाब अंग्रेजों को व्यापार करने में क्या कर रही है, बाधा डाल रही है, बाधा डाल रही है, बाधा डाल रही है। तो अंग्रेज यह चाह रहे थे कि किसी तरीके से बंगाल का जो है नियंत्रण हमारे हाथों में आ जाए। बंगाल का जो नवाब है उसको हम क्या करें, तो गद्दी से हटाकर वहां पर अपना कोई एक कठपुतली शासक बैठा दें, ताकि व्यापार करने में हमको किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल अड़चन जो है वो पॉलिटिकल अड़चन ना आए।
और इसी कड़ी में उसने क्या किया कि बंगाल की जो राजनीतिक सत्ता थी उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी और बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, वहां के लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा साथियों, 1756 ईस्वी में 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, बंगाल की गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला। कब बैठा साथियों? 1756 ईस्वी में। आप सबको पता है कि ये जो सिराजुद्दौला था ये कौन था? तो ये अलीवर्दी खान का नाती था। ये कौन था सिराजुद्दौला मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है ये अलीवर्दी खान का नाती था, अलीवर्दी खान का नाती था। और सिराजुद्दौला को जब गद्दी मिला तो इससे सिराजुद्दौला की जो अपनी ही मौसी हुआ करती थी घसीटी बेगम, वो बड़ा ही क्षुब्ध थी और वो चाहती थी कि घसीटी बेगम यह चाहती थी कि हमारा बेटा क्या करे, बंगाल की गद्दी पर बैठे। लेकिन बंगाल की गद्दी पर सिंहासन आरूढ़ कौन हो गया? सिराजुद्दौला हो गया। अब सिराजुद्दौला की जो आंतरिक राजनीति थी, ये आंतरिक राजनीति में इसको सपोर्ट नहीं था, सब लोग इसके खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच का जो संबंध था वो भी संबंध अच्छा नहीं रहा। और जब संबंध अच्छा नहीं था तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि सिराजुद्दौला को गद्दी पर से हटाकर उसके जगह पर कोई हम क्या करें, एक पपेट शासक बैठा दें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों को पूरा करने का काम करेगी। और इसी कड़ी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के आसपास रहने वाले जितने भी विश्वसनीय लोग थे उस सबको फोड़ के आपस में मिला लिया। और आप सबको पता है कि 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को क्या हुआ, तो इस अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच क्या होता है? पलासी का युद्ध होता है। क्या होता है साथियों? तो कहना है कि सर पलासी का युद्ध होता है। और पलासी के इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, षड्यंत्र के माध्यम से जो सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था मीर जाफर, उसको मिला लिया। बंगाल के जितने महत्वपूर्ण अमीर थे उसको मिला लिया। इसके परिवार के ही कुछ सदस्यों को अंग्रेजों ने क्या किया, मिला लिया। और अंततः 23 जून 1757 के पलासी के इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गया। और सिराजुद्दौला के पराजित होने के बाद क्या होता है कि जब पलासी का युद्ध अंग्रेज जीतता है तो वो जो एक व्यापारिक संस्था थी जो बंगाल की कृपा पर निर्भर थी, इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किंग मेकर बन गई। पलासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ साथियों? तो कहना है इसका परिणाम यह हुआ सर, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अब किंग मेकर की भूमिका में आ गई। किंग मेकर की भूमिका में आ गई। किंग मेकर कहने का मतलब है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी स्थिति में थी कि जिसे चाहती उसे वो शासक बना सकती थी। और इन्होंने शासक किसे बनाया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासक बनाया मीर जाफर को। ये वही मीर जाफर है जो सिराजुद्दौला के क्या हुआ करते थे? सेनापति हुआ करते थे। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जब मीर जाफर गद्दी पर बैठता है तो मीर जाफर गद्दी पर बैठने के साथ ही क्या हुआ, तो उसने यह साबित कर दिया कि बंगाल की सत्ता अब नवाब के हाथ में नहीं बल्कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम में जो बैठे अंग्रेज के अधिकारी हैं, जो अंग्रेज हैं, उसके हाथ में है। और ये जो मीर जाफर हुआ करते थे, इन्होंने 24 परगना जो बंगाल का एक समृद्ध क्षेत्र था उसकी जमींदारी सौंप दी। 24 परगना की जमींदारी क्या हुआ, तो अंग्रेजों को सौंप दी। किसने? मीर जाफर ने। क्योंकि नवाब अब यही था। और ये नवाब कैसा नवाब था? तो पपेट नवाब था, अंग्रेजों के इशारे पर चलने वाला नवाब था। और जब 24 परगना की जमींदारी सौंप दी गई किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 24 परगना जो एक समृद्ध क्षेत्र था वहां से इसको लगान मिलना शुरू हुआ, राजस्व मिलना शुरू हुआ। इसके साथ ही साथ नए नवाब मीर जाफर ने क्या किया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारी थे, इस सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्या किया इन्होंने, तो भर भर कर तोहफा दिया। करोड़ों रुपए नगद और महंगे उपहार दिए इसको। और बंगाल के खजाने से मिले धन का इस्तेमाल कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, तो जो ये 24 परगना की जमींदारी से जो पैसा मिल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और मीर जाफर के द्वारा जो पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा रहा था,
उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया जाता है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए कि बंगाल से बहुत अधिक क्या होने लगा, लाभ मिलने लगा। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ मिलने लगा, क्योंकि वहां पर नवाब ही पपेट था, मीर जाफर था। और लाभ जब इसको मिलने लगा तो उसी खजाने से उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये क्या करने लगा, तो इसी पैसे का इस्तेमाल करके ये साथियों एक अपनी अच्छी सी सेना तैयार की। इसी पैसे का इस्तेमाल करके एक सैन्य व्यवस्था को इसने सुदृढ़ किया। किसने? अंग्रेजों ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सैन्य व्यवस्था को इसने सुदृढ़ कर दिया। एकदम अत्याधुनिक हथियार, बंदूक और तोप इन्होंने अपने बेड़े में शामिल किया। और इसी सेना के दम पर इसने आगे चलकर, आप सबको पता है क्या किया, तो इसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था कौन? अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था फ्रांसीसी। और इस फ्रांसीसी के साथ 1760 ईस्वी में बांडीवास की लड़ाई हुई। और इस बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सैनिकों को परास्त कर दिया। क्यों परास्त कर दिया? परास्त करने के पीछे का कारण क्या था कि अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैनिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के पास अत्याधुनिक हथियार थे, तोप थे, अच्छे प्रशिक्षित सैनिक थे, जिसके कारण ऐसा ये किस लिए कर पाया? क्योंकि बंगाल से इसको बहुत अधिक धन मिलने लगा। 24 परगना की जमींदारी के कारण इसको बहुत अधिक मात्रा में राजस्व मिलने लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे क्या होने लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगे। और इसी पैसे का लाभ उठाकर इसने एक मजबूत सैन्य आधार बनाया, जिसने आगे चल के फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ने का काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और आप सबको पता है कि 1764 ईस्वी में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में भी उसने क्या किया, तो जो त्रिगुट की सेना थी उसे परास्त कर दिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। इसके साथ ही साथ इसने आंग्ल मराठा युद्ध भी जीता, अच्छे उन्नत सैनिकों के वजह से आंग्ल मैसूर युद्ध जीता। तो इस तरह से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित होने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी उसकी राजनीतिक सत्ता स्थापित होना शुरू हो गई। मीर जाफर अंग्रेजों की सहायता से नवाब बना था, आप सबको पता है। लेकिन नवाब बनना और एक शक्तिशाली शासक होना अलग बात है। कंपनी की अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। वो मीर जाफर के ऊपर इतना अधिक दबाव बना रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को धन चाहिए था, व्यापारिक विशेषाधिकार चाहिए था, अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिए था। लेकिन मीर जाफर के सामने अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती थी। इसीलिए उसके और कंपनी के संबंध अब धीरे धीरे क्या होने लगे, तनावपूर्ण होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर से इतना अधिक पैसे का डिमांड करता था कि उसे बंगाल का राजस्व जो था, बंगाल का शाही खजाना जो था, वो शाही खजाना धीरे धीरे खाली पड़ गया। और जब खाली पड़ गया तो मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संबंध था, वो संबंध धीरे धीरे खराब हो गया। और अंततः याद रखिएगा क्या हुआ, अंततः 1760 ईस्वी में, कब? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी पर से हटा दिया। और गद्दी पर से हटाकर किसे शासक बना दिया, मीर कासिम को बना दिया। किसे शासक बना दिया साथियों? मीर कासिम को शासक बना दिया। ये मीर कासिम जो थे, ये किसके दामाद थे? ये मीर जाफर के ही दामाद थे। मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर कासिम मीर जाफर के जैसा नहीं था, ये एक खुददार शासक था। उसने जल्दी ही सारा सीन समझ लिया कि अगर वह बंगाल का वास्तविक शासक बनना चाहता है तो उसे कंपनी की निर्भरता से हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और इसी कड़ी में मीर कासिम ने क्या किया, तो अपनी जो राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहां ले गया, मुंगेर ले गया। और वहां पर उसने मुंगेर में जब अपनी राजधानी स्थानांतरित किया तो वहां बंदूक फैक्ट्री स्थापित की, वहां पर किलेबंदी करवाई। आज भी जब आप मुंगेर जाएंगे तो मीर कासिम के द्वारा जो किलाबंदी किया गया था वो सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उसने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों की कोशिश की, किसने? मीर कासिम ने। क्योंकि वो चाहता था कि अंग्रेजों के नियंत्रण से हम क्या हो जाए, तो बाहर हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि मीर कासिम का ये सब चीज देखकर उसने अपना सेना मजबूत करना शुरू कर दिया। कंपनी के ऊपर जो बहुत सारा व्यापारिक जो नियंत्रण था, उस व्यापारिक नियंत्रण को इसने सीमित करने का प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को
जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा दस्तक मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था साथियों? तो कहना है कि सर दस्तक मिला हुआ था। आप सबको पता है ये दस्तक क्या था? तो ये व्यापारिक एकाधिकार था। ये व्यापारिक एकाधिकार था, एक व्यापारिक अधिकार पत्र था, एकाधिकार नहीं कहिए, ठीक है, व्यापारिक अधिकार पत्र था, व्यापारिक अधिकार पत्र था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था कि बहुत ही कम पैसे देकर, बहुत ही कम टैक्स में वो बंगाल के क्षेत्रों में क्या कर सकता था? तो व्यापार कर सकता था। कहीं किसी को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, ये दस्तक अधिकार पत्र कब मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो कहना है कि सर 1717 में मिला था। कब मिला था? किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। ये दस्तक क्या था? तो दस्तक को सीधी सी ऐसी बात समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी व्यापार होता था उसके ऊपर बहुत ही कम टैक्स लिया जाता था। केवल 3000 रुपये में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल में व्यापार कर सकती थी। उसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं पड़ता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ कि इस दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया साथियों? दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये दस्तक का दुरुपयोग कैसे करता था? तो होता यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी हुआ करते थे वो क्या करते थे? भारत के व्यापारियों से पैसे लेकर ये भारत के सामान को कहीं और पहुंचवाने का काम करते थे, और इससे भारतीय व्यापारियों को ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ता था। कुछ ही पैसे देकर भारतीय व्यापारियों का काम चल रहा था। तो इससे क्या हुआ कि इसके दुरुपयोग से बंगाल में राजस्व चोरी होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया साथियों? राजस्व चोरी होना शुरू हो गया। और राजस्व चोरी करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, खूब पैसा कमा रहे थे। और इससे राजस्व चोरी से बंगाल का जो शाही खजाना था, बंगाल का जो शाही खजाना था साथियों, इस शाही खजाने को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। शाही खजाने को नुकसान पहुंचा, बंगाल के पास राजस्व का कमी होने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो मीर कासिम था, मीर कासिम ने क्या किया साथियों? तो मीर कासिम ने कहा कि यदि इस दस्तक का दुरुपयोग कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी, एक तो खुद टैक्स नहीं देता है और ये भारतीय व्यापारियों से क्या करने लगा? तो उसका भी माल ये अवैध तरीके से बाहर निकालने लगा। दूसरा चीज, इस दस्तक के कारण अंग्रेज व्यापारी को विशेष अधिकार मिलता था और भारतीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता था। तो इन्होंने सोचा, मीर कासिम ने, कि यदि हम अंग्रेजों का दस्तक अधिकार पत्र समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा काम करते हैं, भारतीय व्यापारियों के ऊपर से भी इस कर को हटा देते हैं। और इन्होंने कहा, मीर कासिम ने, कि अब भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स नहीं देना है, भारतीय व्यापारियों को भी कर से छूट दे दिया गया। कर से छूट दे दिया गया। जब भारतीय व्यापारियों को भी कर से छूट दे दिया गया तो इस दस्तक का महत्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। दस्तक का महत्व क्या हो गया? खत्म हो गया। आंतरिक व्यापार में सभी व्यापारियों के लिए कर को जब समाप्त कर दिया गया तो अंग्रेजों को जो कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिल रही थी और भारतीय व्यापारियों को इसके लिए कर देना पड़ रहा था, तो अंग्रेज को जो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा था वो अनफेयर एडवांटेज मिलना अब क्या हो गया? बंद हो गया। इसीलिए मीर कासिम ने कहा कि अगर अंग्रेज कर नहीं देंगे तो कोई भारतीय भी कर नहीं देगा। तो उसने समान व्यापारिक परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया। किसने? मीर कासिम ने। मीर कासिम अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहता था। वो चाहता था कि नवाब हम हैं तो बंगाल का जो शासन व्यवस्था है वो अपने तरीके से चलाए, और इसीलिए उसने दस्तक के अधिकार पत्र को समाप्त कर दिया। जब दस्तक का अधिकार पत्र समाप्त हो गया, सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई, तो इससे अंग्रेजों के जो व्यापारिक हित थे उसका नुकसान होने लगा। क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। जाहिर सी बात है कि अब कोई भारतीय व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं जाएगा कि मेरा माल पास करवा दीजिए, जाहिर सी बात है। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों पर गहरा चोट पहुंचा, और जब गहरा चोट पहुंचा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मीर कासिम चुभना शुरू हो गया। और जब मीर कासिम इसको चुभना शुरू हो गया तो इसी के कारण इस नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के जो संबंध थे, ये संबंध क्या हो गए? तनावपूर्ण हो गए। क्या हो गए साथियों? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी, इस दोनों का जो संबंध था, ये संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गया। संबंध क्या हो गया? तनावपूर्ण हो गया।
और जब संबंध तनावपूर्ण हो गया तो इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच सैन्य टकराव हुआ। क्या हुआ साथियों? तो सैन्य टकराव हुआ। सैन्य टकराव हुआ। शुरुआती सैन्य टकराव में मीर कासिम को सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने उसे क्या किया? तो बंगाल से खदेड़ने का काम किया। अब ध्यान दीजिएगा, जब मीर कासिम क्या हुआ? अंग्रेजों से परास्त होकर ये कहां चला गया? तो अवध के नवाब के पास चला गया। कहां चला गया साथियों? अवध के नवाब के पास चला गया। और जब मीर कासिम बंगाल से हट गया तो वापस इसने क्या किया? मीर जाफर को ही गद्दी पर बैठा दिया। क्या किया साथियों? वापस मीर जाफर को ही इसने गद्दी पर बैठा दिया। बात समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान दीजिए कि ये मीर कासिम अभी पूरी तरीके से परास्त नहीं हुआ था। मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने की उसने योजना तैयार कर रहा था। और इसी योजना की कड़ी में वो कहां चला जाता है? तो अवध के नवाब शुजा उदौला के पास चला जाता है। अवध के जो नवाब थे कौन थे? शुजा उदौला थे। और ये अवध के नवाब शुजा उदौला के पास जाकर के अंग्रेजों से क्या करते हैं? तो मदद मांगते हैं, है ना? क्या करते हैं साथियों? मदद मांगते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस समय अवध का जो नवाब था, इसी अवध के नवाब में जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे, शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय इसी अवध के राजा के शरण में क्या था? वो अभी अवध के राजा में के शरण में ही पड़ा हुआ था। और यहां पर जब मीर कासिम पहुंचता है तो मीर कासिम की मुलाकात शाह आलम द्वितीय से भी हो जाती है, शुजा उदौला से भी हो जाती है। और ये तीनों शक्तियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या किया? तो उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आक्रमण करके उसे युद्ध में पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ये भारत से भगाना चाहती थी। यहीं से प्रयास शुरू होता है और इसी से बनता है त्रिगुट सेना। क्या बनता है साथियों? त्रिगुट सेना तैयार होती है। त्रिगुट सेना तैयार होती है। इस त्रिगुट की सेना थी, इसमें कौन कौन थे? तो एक तो था मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था। दूसरा कौन था साथियों? तो अवध का नवाब शुजा उदौला था। और एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ये क्या थे? निर्वासित मुगल सम्राट थे, जो दिल्ली के डर से भागकर वो क्या हुआ? तो यहां आकर अवध के राज्य में ही ये शरण लिए हुए थे। तो अब ये त्रिगुट क्या हो गया? तैयार हो गया। और ये त्रिगुट 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार में एक स्थान है जहां पर, जिसको हम बक्सर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बक्सर बिहार में ये त्रिगुट की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध क्या होता है? शुरू होता है। क्या होता है? युद्ध शुरू होता है। और इस बक्सर के युद्ध का जो सेनापति था अंग्रेज की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो कौन था इसका सेनापति? था, कहना है कि सर हेक्टर मुनरो। और ये हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लगभग 40 से 50 हजार ये त्रिगुट की सेना की संख्या थी। और 7 से 8 हजार मात्र सैनिक किसके थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की संख्या मात्र 7,000 से 8,000 के बीच हुआ करती थी। परंतु चूंकि अंग्रेज इतना अधिक धन कमा चुके थे कि उसने अपने सैन्य व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिया था। और उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी, ये त्रिगुट की सेना से बेहतरीन सैन्य व्यवस्था थी। और चूंकि सैन्य व्यवस्था उसकी अधिक अच्छी थी, तो इसी के कारण बक्सर का जो युद्ध हुआ, इसमें विजयी कौन हुआ? तो अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? विजय हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? विजय हो जाती है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध में अपना जीत हासिल करती है, तो मीर कासिम क्या होता है? भाग जाता है। मीर कासिम भागकर दिल्ली चला जाता है और वहीं पर उसके 1777 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त होता है। अब बचता है दो व्यक्ति, एक शुजा उदौला और एक शाह आलम द्वितीय। अब अंग्रेज क्या करते हैं कि इस शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय के साथ ही वो क्या करता है? तो संधि करता है। और इसी संधि को हम लोग इलाहाबाद की संधि कहते हैं। साथियों,
22 अक्टूबर 1764 का जो युद्ध हुआ, उसमें जब कंपनी की सेना विजय हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सर्वोच्च राजनीतिक और सैनिक शक्ति बनकर उभर गई, क्योंकि उसने त्रिगुट की सेना को परास्त किया था। बक्सर युद्ध के समय यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस वक्त भारत का जो गवर्नर था बंगाल का, वो कौन था? तो बंगाल का गवर्नर इस वक्त लॉर्ड बेंसी टाट था। कौन था साथियों? लॉर्ड बेंसी टाट था। और जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है और संधि की जब बात आती है, तो संधि के लिए फिर से किसको बुलाया जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। इलाहाबाद की संधि जो है ये किस बंगाल के गवर्नर के द्वारा की गई? तो कहना है कि सर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की। इस रॉबर्ट क्लाइव को इसलिए ही बुलाया गया था कि इलाहाबाद की संधि को क्या करना है? अंजाम देना है। तो युद्ध में विजय होने के पश्चात इलाहाबाद की संधि जो है, ये 2 संधियां आयोजित की गई। ध्यान से देखिएगा। बक्सर युद्ध में विजय के पश्चात, बक्सर युद्ध में विजय होने के पश्चात 12 अगस्त याद रखिएगा 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। क्या होती है साथियों? इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। और इलाहाबाद की जो यह प्रथम संधि होती है, ये किसके साथ होती है? तो कहना है कि सर यह जो संधि है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है पहली संधि, जिसको हम लोग इलाहाबाद की पहली संधि कहते हैं। अब मुगल सम्राट जो था, इसके माध्यम से, इलाहाबाद की पहली संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मुगल सम्राट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अस्थायी रूप से दे देगा। तो सबसे जो पहली बात थी इस संधि की, तो कहना है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। दीवानी अधिकार कहने का मतलब क्या है? कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस क्षेत्र से जितना भी राजस्व कलेक्ट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा। और यहां पर भू राजस्व एवं कर वसूलने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? तो 3 अलग अलग प्रमुख उपदीवान नियुक्त किए। क्या किए? उपदीवान इसने नियुक्त किया। बंगाल में एक उपदीवान बनाया, बिहार में एक उपदीवान बनाया और इसने उड़ीसा के लिए भी एक उपदीवान की नियुक्ति की। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो उपदीवान होते थे ये क्या करते थे? तो इन क्षेत्रों से कर वसूलने का काम करते थे, लगान वसूलने का काम करते थे। तो इसमें इन्होंने बंगाल में एक जो उपदीवान पूछा जाता है, किसको नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद रजा खान। ये बंगाल के उपदीवान नियुक्त किए गए। बिहार के उपदीवान कौन बने? तो कहना है कि राजा सिताब राय। कौन बना साथियों? तो राजा सिताब रॉय को क्या किया गया? तो बिहार का उपदीवान बनाया गया। और उड़ीसा का जो उपदीवान है ये राय दुर्लभ को दिया गया। और इन तीनों के द्वारा बंगाल से क्या किया गया? तो राजस्व वसूलने का काम किया गया। अब देखिए, तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हो रही थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के माध्यम से, उसमें सबसे पहला काम किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया कि इन क्षेत्रों से जो टैक्स वसूलने का काम है कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की, 3 उपदीवान की नियुक्ति की। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया, बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ को इसने उपदीवान बनाया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी संधि का जो दूसरा बात था, वो दूसरा बात यह था कि जब लगान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असूलेगी तो इस लगान के बदले कंपनी शाह आलम द्वितीय को क्या देगी? तो कहना है कि इस दीवानी अधिकार के बदले
26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, याद रखिएगा 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, वार्षिक पेंशन दिया गया। किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो मुगल सम्राट को दिया गया, यानी शाह आलम द्वितीय को दिया गया, मुगल सम्राट को दिया गया। ध्यान से देखिएगा, मुगल सम्राट को दिया गया। और इसी संधि के तहत जो तीसरी प्रमुख बात थी उसे भी याद रखना है कि इसने अंग्रेजों के जो अंग्रेज जो थे, इन्होंने अवध के जो नवाब थे शुजा उदौला, याद रखिएगा अवध के नवाब शुजा उदौला से, अवध का जो नवाब था शुजा उदौला, इस शुजा उदौला से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र, इलाहाबाद एवं करा का क्षेत्र छीनकर, करा का क्षेत्र छीनकर ये क्या किया? तो मुगल सम्राट को दे दिया, मुगल सम्राट को दे दिया, मुगल सम्राट को दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि ये इलाहाबाद और करा का जो क्षेत्र था व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न था। इलाहाबाद में जो है गंगा नदी यमुना नदी के तट पर जो व्यापार चलता था, उस व्यापार पर इसका नियंत्रण स्थापित हो गया। और करा का जो क्षेत्र था, ये करा का क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, कृषि के रूप में कृषि क्षेत्र था, बहुत ही संपन्न क्षेत्र था, इसीलिए यहां से बहुत लगान ज्यादा वसूली किया जाता था। अब क्या हुआ कि ये जो इलाहाबाद और करा का क्षेत्र था ये छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया, और जहां सम्राट अंग्रेजों के संरक्षण में क्या होने लगा? रहने लगा। तो इन इलाहाबाद और करा के क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और इसके बाद एक और काम क्या हुआ इस इलाहाबाद की पहली संधि के माध्यम से, तो सम्राट ने जो कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो समर्थित नज्म उदौला नाम का एक व्यक्ति था जो मीर जाफर का पुत्र था, इस मीर जाफर के पुत्र नज्म उदौला को बंगाल का वैध नवाब बना दिया। नज्म उदौला को याद रखिएगा, इस नज्म उदौला को बंगाल का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो इस तरह से 12 अगस्त 1765 ईस्वी के माध्यम से इलाहाबाद की पहली संधि आयोजित हुई, जिसमें अंग्रेजों ने इन 4 चीजों को किया। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। इस दीवानी अधिकार के बदले 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन उसको मिलने लगा। किसको? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। और इसके बाद क्या हुआ? तो कहना है कि इलाहाबाद और करा का जो क्षेत्र था अवध के नवाब शुजा उदौला के पास, उससे छीनकर यह मुगल सम्राट को दे दिया गया। और बंगाल में जो था, बंगाल में उसने एक पपेट नवाब को बैठा दिया जो मीर जाफर का पुत्र हुआ करता था, नज्म उदौला। ये 4 बातें इलाहाबाद की पहली संधि में आपको याद रखनी है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई, इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। इस इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा क्या क्या हुआ उसको जरा ध्यान देखना है। तो यह समझौता सबसे पहले किसके बीच में हुआ ये जानिए। तो समझौते में एक तरफ तो था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ कौन था? तो अवध का जो नवाब था शुजा उदौला, शुजा उदौला, क्योंकि वो युद्ध में परास्त हुआ था, इसीलिए बार्गेनिंग का जो करने का पावर था वो किसके पास था? तो अंग्रेजों के पास था। तो इलाहाबाद का जो द्वितीय संधि हुआ ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उदौला के बीच हुआ। अब जरा देखिए इस संधि के तहत क्या क्या हुआ। सबसे पहले अवध के जो नवाब थे इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक युद्ध थोपा है, और युद्ध थोपा है तो युद्ध में आप परास्त हो गए हैं, इसीलिए युद्ध हर्जाना का रूप में आपको 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो युद्ध हर्जाना कितना लगाया गया? 50 लाख रुपया लगाया गया। 50 लाख किसके ऊपर? अवध के नवाब के ऊपर, अवध के नवाब के ऊपर युद्ध हर्जाना घोषित किया गया। कितना? 50 लाख। और दूसरा जो ये बात हुआ अभी हम आपको बताए, दूसरा बात कि इलाहाबाद और करा का जो क्षेत्र था, इलाहाबाद व करा का जो क्षेत्र था ये किसे दे दिया गया? तो मुगल सम्राट को दे दिया गया, मुगल सम्राट को दे दिया गया, दे दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिए, तीसरा जो बात कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो एक और शर्त इसमें लगाया कि हम पूरे अवध के क्षेत्र में
पूरे अवध के क्षेत्र में बिना कोई कर दिए व्यापार करेंगे, बिना कोई चुंगी के या बिना कोई कर के व्यापार करने का अधिकार मिला, व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। शाह आलम द्वितीय ने इस बात को स्वीकार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अवध के पूरे राज्य में बिना कोई चुंगी दिए व्यापार कर सकता है, व्यापार करने का उसको खुला छूट मिला। अब एक और चीज, एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर याद रखिएगा, इस संधि में जो चौथी बात हुई, इस चौथी बात को हम लोग कहते हैं सहायक सैन्य व्यवस्था। क्या कहते हैं साथियों? सहायक सैन्य व्यवस्था की शुरुआत हुई, सहायक सैन्य व्यवस्था। ठीक है, जरा देखिएगा, अवध की जो स्थिति थी या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य हुआ करता था, अवध इसकी पश्चिमी सीमा थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि अवध जो है इस क्षेत्र से मराठे यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य पर, बंगाल पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए उसने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में क्या कर लिया? बना लिया। अवध को बफर स्टेट के रूप में बनाया, इसने अवध को बफर स्टेट बना दिया कि अब यदि युद्ध भी करना पड़ा हमको पश्चिमी सीमा पर मराठों से, तो युद्ध का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? तो ये अवध होगा। और यहां पर क्या किया? तो उसने अवध की सुरक्षा के नाम पर, याद रखिएगा, अवध की सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी को रख दिया, अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी को रख दिया। और इस अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी को क्या किया? उसने कहा कि ये जो पूरा सैन्य टुकड़ी है, इसका जो खर्च है, इस अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी का जो खर्च है, इसका खर्च कौन देगा? तो अवध का नवाब देगा। अवध का नवाब इसका खर्च उठाएगा। इसका खर्च कौन उठाएगा? तो अवध का नवाब उठाएगा। अब देखिए अंग्रेजों की यहां पर कूटनीति देखिए, उसने क्या किया? तो अपनी पश्चिमी सीमा को भी सुरक्षित कर लिया, उसने एक सैन्य टुकड़ी अवध में रख भी दिया और इसका खर्च भी वो किससे ले रहा है? अवध से ले रहा है। तो अंग्रेजों ने अवध को अपने और मराठों के बीच में एक सुरक्षा कवच के रूप में उसको इस्तेमाल किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का पश्चिमी सीमा पूरी तरह से क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है, किसमें? इलाहाबाद की द्वितीय संधि में। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब इलाहाबाद का संधि संपन्न हो जाता है तो इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप, याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या लाभ होता है, तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो इलाहाबाद की संधि का परिणाम क्या हुआ, इसको भी देखना आवश्यक है। इलाहाबाद की संधि का परिणाम, क्या परिणाम होता है, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक साधारण व्यापारिक संस्था से उठकर क्या हो गया? तो भारत का वास्तविक शासक बन गया। तो सबसे जो पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत का क्या हो गया? ये भारत का वास्तविक शासक बन गया, वास्तविक शासक बन गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, वो अब भारत का वास्तविक शासक बन चुका था। और इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार उसको मिला, इसने कंपनी को क्या किया? तो बहुत विशाल धनराशि यहां से प्राप्त होने लगा। ठीक, क्या होने लगा? तो कहना है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार के कारण क्या हुआ? तो कहना है ईस्ट इंडिया कंपनी को विशाल धनराशि प्राप्त होने लगी, विशाल धनराशि प्राप्त हुई। अब देखिए, जब इसको विशाल धनराशि प्राप्त होती है तो आप सबको पता है कि क्या था पहले, कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में व्यापार करने के लिए वो इंग्लैंड से धन लाती थी, बुलियन लाती थी, सोना चांदी लाती थी, और वो बुलियन के माध्यम से वो क्या करती थी? बुलियन के रूप में पैसा पेमेंट करती थी और यहां से सामान खरीदकर ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में जाकर सामान को बेचती थी।
लेकिन जब इस संधि के द्वारा उसको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा धन उपलब्ध हो गया दीवानी अधिकार के मामले से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, तो इंग्लैंड से जो बुलियन लाती थी वो बुलियन लाना उसने बंद कर दिया, और बुलियन लाना बंद कर दिया, और भारतीयों के ही पैसे से, भारत में ही जो लगान के रूप में उसको पैसा मिल रहा था, उसी पैसे के माध्यम से उसने यहाँ भारतीयों का सामान खरीदा और उसे इंग्लैंड में ले जाकर बेचा, और इसका जो मुनाफा था ये मुनाफा बहुत अधिक होने लगा। एक दूसरा चीज, एक और बात याद रखना है कि इस संधि ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी। इस संधि का परिणाम क्या हुआ कि बंगाल में द्वैध शासन बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। अब कहिएगा सर ये द्वैध शासन क्या है, जरा इसको समझाइए। कुछ नहीं है बाबू, द्वैध शासन एकदम सिंपल बात है, सीधी सी बात समझिए। देखिए द्वैध शासन का सीधा सा मतलब है कि देखिए उस समय जो शासक हुआ करता था दो काम किया करता था। एक काम था जिसको हम कहते हैं निजामत का कार्य, और दूसरा था दीवानी कार्य। निजामत का कार्य का मतलब होता था कि शासन और प्रशासन को संचालित करना। क्या था, तो इसमें आता था कि सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, ये सब चीज निजामत का कार्य जो था उसके अंतर्गत आता था। यानी सीधा सा बात था कि प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी, वो प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी, तो ये निजामत का जो कार्य सौंपा गया ये बंगाल के नवाब को सौंपा गया। ये किसके सौंपा गया, बंगाल के नवाब को। अंग्रेज सीधे सीधे निजामत के कार्यों को अपने हाथों में नहीं ले रही थी। क्यों नहीं ले रही थी, उसे लग रहा था कि यदि हम डायरेक्ट इस निजामत के कार्य को अपने हाथ में लेंगे तो ऐसी स्थिति में बंगाल की जनता इसका विरोध कर सकती है, विद्रोह कर सकती है, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसने पपेट के रूप में मीर जाफर के पुत्र को नजमुद्दौला को वहां पर बैठा दिया और नजमुद्दौला को निजामत का कार्य सौंप दिया, और इसके बदले में इसको 53 लाख रुपया निजामत के कार्य को संचालित करने के लिए दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और दीवानी जो कार्य होता था, यानी राजस्व वसूलने वाला जो काम होता था, कर वसूलने वाला जो काम होता था, ये कर वसूलने का जो काम था ये कौन कर रहा था, तो कर वसूलने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। तो द्वैध शासन इसी को कहते हैं कि निजामत का कार्य बंगाल का नवाब देख रहा था और दीवानी कार्य जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहा था। बात समझ में आ गया। इसी द्वैध शासन के कारण, इसी दीवानी अधिकार जो मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, इस संधि के कारण ही अंग्रेजों की जो लगान वसूलने की निर्दयी नीति थी, इसी के कारण 1770 ईस्वी में, याद रखिएगा, बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। बंगाल में क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा। और जिस समय अकाल पड़ा हुआ था उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी किसानों से जबरन लगान वसूल रहे थे। इसके कारण बंगाल में भीषण अकाल के कारण 1 करोड़ लोग भूखमरी से मारे गए। 1 करोड़ लोग भूखमरी से मारे गए, याद रखिएगा। तो संक्षेप में कहें तो इलाहाबाद की संधि ने भारतीय राजाओं की संप्रभुता को छीन लिया और भारत को अगले 200 वर्षों तक औपनिवेशिक गुलामी की राह पर धकेल दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, वो अब भारत का क्या हो गया, किंग मेकर बन गया। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में उसने हस्तक्षेप करके भारत के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तब उसने यहां पर कौन से राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें स्थायी बंदोबस्ती, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने का काम किया। आगे के वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी आधुनिक इतिहास का जो आज का ये चैप्टर था, ये एकदम एक A to Z चीजों को हम लोगों ने अच्छे से बताने का काम किया है हमने। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।